हेलो फ्रेंड्स, रॉयल नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राइल्स ट्यूब के बारे में, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या शॉर्ट में बोले तो आरटी। तो इसके बारे में हम एक कंप्लीट रिव्यू जो है वो हम शॉर्ट में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ कमियां हों तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसके यूज़, साइज़, इसके प्रकार, कलर कोड, इसकी पोजीशन, कैसे मेजर करते हैं, क्या इसका इंसर्ट करने का प्रोसीजर होता है, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बनते हैं उन सभी को हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो राइल्स ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो इसका कंप्लीट अगर नाम देखें तो नेजो गैस्ट्रिक और ट्यूब नाम से ये बना है। तो नेजो मीन्स नोज, गैस्ट्रिक मीन्स स्टोमक और ट्यूब मीन्स ट्यूब। तो मतलब एक ऐसी ट्यूब जो कि नोज के थ्रू होते हुए स्टोमक तक जाती हो, वह होती है राइल्स ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि नाक के थ्रू हम स्टोमक में एंटर करते हैं। तो यह दो पर्पज़ के लिए काम में ली जाती है, या तो स्टोमक में कुछ इंसर्ट करने के लिए, या फिर मतलब फीडिंग करवाने के लिए जिसको हम गैस्ट्रिक गवाज बोलते हैं, या फिर वहाँ से कुछ विड्रॉ करने के लिए जिसको हम गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक गवाज और गैस्ट्रिक लवाज दो चीज़ों के लिए यह काम में ली जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू गिव फीडिंग और न्यूट्रिशन गैस्ट्रिक गवाज, और फॉर इरिगेशन और टू डू सक्शन गैस्ट्रिक लवाज। ये देख लीजिए ट्यूब, और इसके पार्ट आप देख लीजिए, और साथ में इसकी लेंथ याद रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। तो इसके अगर आप टिप पे देख रहे हैं तो एक ब्लू कलर में आपको यहाँ पे 3 राउंड बॉल जो है, मेटल बॉल्स आपको शो होंगी, जो कि रेडियो ओपेक होती हैं। रेडियो ओपेक मीन्स जब आप एक्सरे करते हैं तो इसका प्लेसमेंट जो है वो आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि राइल्स ट्यूब एक्चुअल में किस लोकेशन पे है। तो यह इसका इम्पोर्टेंट यूज होता है। यहाँ पे अब इसका कलर कोड देखिए आप। तो कलर कोडिंग के लिए एक मैंने शॉर्ट फार्मूला बनाया है, बीबी वाइट गोरी वॉयलेट। बीबी जो है वो दिन में 5 रंग बदलती है, तो उसी के ये बेस पे ये फार्मूला है, बीबी वाइट गोरी वॉयलेट। बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लैक, वाइट फॉर वाइट, जी फॉर ग्रीन, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो और वॉयलेट। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो यूज़ करते हैं हम अडल्ट में वो होता है ग्रीन और ऑरेंज। मीन्स 14 एंड 16 फ्रेंच का जो है राइल्स ट्यूब वो हम मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं। जबकि बच्चों में जो है वो 8 फ्रेंच का मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं, 6 to 8 फ्रेंच, और एडोलेसेंट में 10 to 12 फ्रेंच। तो ये इसका कलर कोड है। तो बाई चांस हो सकता है जिस हिसाब से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो इनमें से कलर कोडिंग आपसे पूछी जा सकती है, या फिर इमेज दे के वो पूछ सकते हैं कि इसका फ्रेंच आप बताइए। तो बीबी वाइट गोरी वॉयलेट ये इसका शॉर्ट फार्मूला है, तो प्लीज़ सभी याद रखिएगा। अब ये इसका साइज़ है, अडल्ट में 16 से 22 फ्रेंच यूज करते हैं, लेकिन 16 से 22 में भी मोस्ट कॉमन जो है वो 16 यूज करते हैं। एडोलेसेंट में हम यूज कर सकते हैं 10 to 14 फ्रेंच, और चाइल्डहुड में 4 to 10 फ्रेंच। और ये एमसीक्यू जो हैं वो एम्स के एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो ये इसका साइज़ है अकॉर्डिंग टू एज। अब बात आती है कि इसको किस पोजीशन में हम इंसर्ट करवाते हैं बॉडी में। तो आप ये पोजीशन पहचानिए, हालांकि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कौन सी पोजीशन में एंटर करवाते हैं, आगे ज़रूर लिखा है। तो आप इस पोजीशन को अगर पहचानते हैं तो ये हाई फाउलर पोजीशन है। हाई फाउलर मीन्स 60 to 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब हेड आगे फॉरवर्ड होता है तो इसोफेगस जो है वो कंप्लीट ओपन होती है और एपिग्लोटिस बंद होता है, तो ये इजीली इंसर्ट हो जाती है। तो इसकी मोस्ट कॉमन पोजीशन जो है वो है हाई फाउलर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिर बात करते हैं इसके मेजरमेंट की। इसको जब इंसर्ट करवाते हैं तो इसको मेजर कहाँ से कहाँ करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि टिप ऑफ नोज जो है अपना, वहाँ से लेके ईयर लोब जो है वहाँ तक मेजर करते हैं पहले,
और फिर वहाँ से ईयर लोब से हम जिफोइड स्टर्नम का जो प्रोसेस है वहाँ तक हम इसको मेजर करते हैं। और मेजर करवाने के बाद भी हम 5 to 10 सेंटीमीटर इसको एक्स्ट्रा इंसर्ट करवाते हैं। तो मेजरमेंट हमेशा ध्यान रखिए, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब एंड देन ईयर लोब टू जिफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। तो यह इसका मेजरमेंट का तरीका है। अब राइल्स ट्यूब इंसर्ट करवाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए। वो क्या क्या चाहिएगा? सबसे पहले तो ट्यूब चाहिएगी, उसके बाद ग्लव चाहिए, उसको लुब्रिकेट करने के लिए लिग्नोकेन जेली या फिर वाटर सोल्यूबल जो भी जेली आती हैं वो हम सभी यूज कर सकते हैं। फिर इसको चेक करने के लिए 10 cc सिरिंज चाहिए, एक बावेल चाहिए उस जिसमें कि पानी हो, किडनी ट्री चाहिए, हमें पीएच पेपर चाहिए। और अगर सिरिंज अगर एयर से हम इसको फ्लश करके और अगर चेक करेंगे तो स्टेथोस्कोप चाहिए। और साथ में जो मटेरियल जो गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा उसको इकट्ठा करने के लिए बाइल बैग चाहिए, ड्रेनेज बैग चाहिए। और साथ में इसको क्लैम्प करने के लिए ट्यूब क्लैम्प चाहिए। और ट्यूब को फिक्स करने के लिए ट्यूब फिक्सेटर जो है वो हमें चाहिए। अब आपके सामने ये स्टेप्स ऑफ इंसर्शन की कुछ स्टेप्स यहाँ पे दी गई हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में मेंटेन करेंगे और फिर हम जो अपने ट्यूब है उसको हम मेजर कर लेंगे, जो कि अपना मेजरमेंट रहेगा टिप ऑफ नोज से ईयर लोब और फिर ईयर लोब से स्टर्नम के जिफोइड प्रोसेस तक हम उसको मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने के बाद उसको वाटर सोल्यूबल जेली से लगभग 10 सेंटीमीटर उसको लुब्रिकेट करना है। और लुब्रिकेट करने के बाद जब हम इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उसको निगलने के लिए बोलना है। आस्क द पेशेंट टू स्वालो। जैसे जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट को ये कहिए कि आप इसको साथ में निगलते रहें, जैसे हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसको मोस्टली कौन से जो नोस्ट्रिल है उससे एडमिनिस्टर करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो वो राइट आंसर है लेफ़्ट, मोस्ट कॉमन लेफ़्ट। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम राइट में कभी भी नहीं इंसर्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन लेफ़्ट जो नोस्ट्रिल है वो यूज़ करते हैं। और इसका रीज़न ये है कि अपना जो राइट नेजल सेप्टम जो है वो मोस्टली डेविएटेड रहता है, इस वजह से हम लेफ़्ट नोस्ट्रिल जो है उसको प्रीफर करते हैं। तो फिर जब हम इंसर्ट कर रहे हैं और पेशेंट साथ में स्वालो कर रहा है, लेकिन अगर वो इजीली अगर कोई कफिंग या चोकिंग अगर नहीं होती तो बिल्कुल सही गई है ट्यूब स्टोमक में। लेकिन अगर उसको चोकिंग है, कफिंग है, तो इसका मतलब ये है कि यह ट्रेकिया में चली गई है, तो इसको विड्रॉ करना है और दोबारा से रीइंसर्ट करना है। लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो इसका मतलब वो सही है। और अगर सही है तो फिर उसका जो प्लेसमेंट है उसको अपने को कंफर्म करना है कि वो क्या बिल्कुल सही जगह है। तो कंफर्म कैसे करते हैं? सबसे पहला है चेस्ट एक्सरे के द्वारा। लेकिन ये मेथड मोस्ट रिलायबल है, मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन सबसे कम यूज किया जाता है। जबकि मोस्ट कॉमन जो हम यूज करते हैं वो है एयर के द्वारा। हम क्या करते हैं, एक 10 ml सिरिंज लेते हैं, उसमें 10 ml एयर लेते हैं और एकदम से उसको जो राइस ट्यूब है उसमें फ्लश करते हैं और स्टेथोस्कोप जो है उसकी सहायता से हम उसका जो एक्यूरेट जो प्लेसमेंट है उसका पता लगाते हैं। लेकिन तीसरा मेथड ये भी आता है कि आप जो गैस्ट्रिक के जो कंटेंट हैं उसकी जो पीएच है उसका पता लगा के भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या राइस ट्यूब जो है, फीडिंग ट्यूब जो है वो क्या स्टोमक में है। तो अगर पीएच अगर 4 से कम आता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टोमक में है। या फिर हमने जो एक बावेल लिया था पानी वाला जिसमें पानी था, तो ट्यूब जो है बाहरी वो जो इसका सिरा है उसको हम उस पानी के बावेल में अगर डिप करेंगे तो अगर एयर बबल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्रेकिया में है। और अगर एयर बबल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो स्टोमक में है। लेकिन अगर एयर बबल आते हैं तो हमें इसको वापस से विड्रॉ कर लेना है और फिर दोबारा से इंसर्ट करवाना है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि राइस ट्यूब जो हैं वो भी अलग अलग प्रकार की आती हैं, सिंगल ल्यूमेन वाली, डबल ल्यूमेन वाली। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब जो कि मोस्ट कॉमन यूज करते हैं 3 प्रकार की हैं। लेवाइन ट्यूब जो कि ओनली स्टोमक तक जाती है, इसीलिए इसको गैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं।
ये ओनली फीडिंग के लिए काम में लेते हैं। नंबर 2 जो है वो है कैंटोर ट्यूब, जो कि इंटेस्टाइन तक जाती है, तो ये इंटेस्टाइनल ट्यूब है। और तीसरी है इवाल्ड ट्यूब, ये भी ओनली स्टमक तक जाती है, लेकिन लेवेंड जो ट्यूब है वो ओनली फीडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि इवाल्ड जो है वो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन या फिर गैस्ट्रिक सक्शन के लिए हम काम में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो ट्यूब हैं इनके आप डायग्राम देख लीजिए और इनको इजीली पहचान लीजिए, क्योंकि आजकल एम्स में स्किल टेस्ट भी होते हैं, तो हो सकता है कि आपके सामने ये ट्यूब रखती जाए तो आप इनको इजीली पहचान सकें। तो सबसे पहले देखो ये है लेवाइन ट्यूब, जो आपने मोस्ट कॉमन देखी होगी, सक्शन की तरह आती है, ओनली सिंगल ल्यूमेन वाली होती है। नंबर 2 आती है कंटोर ट्यूब, तो कंटोर ट्यूब के एक एंड पे बैलून होता है, तो आप इसको ईजीली पहचान सकते हैं। और नंबर 3 जो है उसमें जैसे कि बीपी जो कफ आता है तो उसका जो पंप नहीं आता जो जिससे कि अपन उसको इन्फ्लेट करते हैं, तो वैसा एक पंप आता है इवाल्ड ट्यूब के बीच में, जिसको हम प्रेस करके और गैस्ट्रिक कंटेंट जो है उससे सक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है डबल ल्यूमेन ट्यूब, तो डबल ल्यूमेन ट्यूब जो है उसमें हम क्या करते हैं कि एक जो पोर्ट है उसे तो हम बैलून इन्फ्लेट करते हैं, और नेक्स्ट जो पोर्ट है उससे हम सक्शन करते हैं, एस्पायरेट करते हैं। तो इस ट्यूब का नाम है मिलर अबोट ट्यूब, मिलर अबोट ट्यूब। और यह डायग्राम आपके सामने है, अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है आपके कभी काम आए स्किल टेस्ट वगैरह में। नेक्स्ट आता है 3 ल्यूमेन ट्यूब, 3 ल्यूमेन ट्यूब। तो 3 ल्यूमेन ट्यूब जो हैं ये अगर इसोफेजियल अगर ब्लीडिंग अगर साथ में प्रेजेंट होती है तो इस दौरान हम काम में लेते हैं। तो इसमें होता ये है कि मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, ये जो आप देख रहे हैं बड़े वाला जो बैलून है वो इसोफेगस में इन्फ्लेट होता है, ये छोटे वाला जो बैलून उसके आगे है वो स्टोमक में इन्फ्लेट होता है, और थर्ड जो है उससे अपन ये जो टिप जो है यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिससे कि अपन सक्शन करते हैं। तो 3 ल्यूमेन ट्यूब जो मोस्ट कॉमन जो यूज होती है या फिर जो हम काम में लेते हैं उसका नाम होता है संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। तो इसके 3 पोर्ट आप याद रखिए, 3 पोर्ट जो हैं उसमें एक होता है इसोफेजियल बैलून इन्फ्लेट करने के लिए, दूसरा होता है स्टोमक जो बैलून है उसको इन्फ्लेट करने के लिए, और तीसरा जो होता है वो होता है सक्शन करने के लिए, सक्शन पोर्ट होता है नंबर 3। अब अगर इससे आगे बढ़ें तो एक ट्यूब और है जिसमें कि 3 के बजाय 4 पोर्ट होते हैं। तो इसमें 3 पोर्ट तो वही हैं जिसमें कि 3 ल्यूमेन वाले में थे, मीन्स संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब में थे। इसमें एक पोर्ट और होता है एक्स्ट्रा, और वो पोर्ट होता है ईसोफेजियल सक्शन के लिए। मीन्स जो ईसोफेगस वाला जो बैलून था उसके ऊपर एक ओपनिंग और होती है कि ईसोफेगस में जो सिक्रेशंस आ गए हैं उनको भी हम साथ में सक्शन कर पाएँ, एस्पायरेट कर पाएँ। तो ये जो ट्यूब है इसका नाम होता है मिन्सोटा ट्यूब। तो मिन्सोटा जो ट्यूब है उसमें इसमें जो पोर्ट हैं वो होते हैं 4। तो एक हो जाएगा इसोफेजियल सक्शनिंग के लिए, एक हो जाएगा इसोफेजियल इन्फ्लेशन के लिए, एक हो जाएगा स्टोमक इन्फ्लेशन के लिए, और एक हो जाएगा गैस्ट्रिक सक्शन के लिए। तो इसमें जो पोर्ट हैं वो होते हैं 4, एक एक्स्ट्रा होता है संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब के बजाय। और ये इसका डायग्राम है, तो आप इसको इजीली प्लीज़ याद रखिए सभी, और इसके पोर्ट जो हैं वो याद रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो राइल्स ट्यूब है इसको कौन सी कंडीशन में इंसर्ट करना चाहिए, कौन सी कंडीशन में इंसर्ट नहीं करना चाहिए, मीन्स इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके इम्पोर्टेंट जो की फीचर्स हैं अलग से वो भी। तो इम्पोर्टेंट की फीचर में ये है कि हम हर फीड से पहले स्टोमक में कितना वॉल्यूम पड़ा है वो चेक करते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है उसको मेज़र करके ही हमें फीडिंग करवानी है। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम अगर 100 ml से ज़्यादा है तो फीड नहीं करवाना। फिर साथ में ये है कि जब भी हम मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन को 15 से 30 ml जो वाटर है उसमें अच्छे से डिजोल्व करेंगे, और डिजोल्व करने के बाद ही देंगे। और मेडिसिन देने के बाद भी 30 से 50 ml जो वाटर है उससे इसको फ्लश करेंगे। और फ्लश करने के बाद हर फीड के बाद
या मेडिसिन देने के बाद लगभग आधे से 1 घंटे जो ट्यूब है उसको अच्छे से क्लैंप करेंगे। तो इसको क्लैंप रखेंगे हम आधे से 1 घंटे, ताकि वापस से एस्पिरेट ना हो। अब हम जानेंगे इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन में राइल्स ट्यूब जो है वो इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। तो पहला है नेक ट्रॉमा, या नेक अगर फ्रैक्चर वगैरह हो तो हमें इंसर्ट नहीं करवानी है। साथ में अगर ईसोफेजियल परफोरेशन अगर आपको लग रहा है उस कंडीशन में नहीं। अगर पेशेंट के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो भी नहीं। और साथ में अगर कोई नेजल सर्जरी हुई है या फिर नोज के थ्रू कोई ब्रेन का अगर कोई सर्जरी हुआ है तो भी हमें जो है राइल्स ट्यूब इंसर्ट करवाने से बचना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में ये है, हालांकि मोस्ट कॉमन कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके। एक तो यही है कि अगर नोज ब्लीडिंग हो सकता है, अगर ब्लीडिंग या डिसऑर्डर वगैरह हो, या फिर अगर अपन ने सही पोजीशन ना यूज किया हो, या फिर हमने फोर्सफुली अगर ट्यूब इंसर्ट की हो तो नोज ब्लीड हो सकता है। साथ में अगर इसोफेजियल अगर कोई अल्सर वगैरह वगैरह वहाँ पे हो तो हम इसोफेगस को परफोरेट कर देंगे ज़बरदस्ती इंसर्ट करवा के। तो इसोफेजियल परफोरेशन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। एक ये कॉम्प्लिकेशन भी है और एक ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, दोनों चीज़ें हैं। और साथ में मतलब जो साइनसेस जो होते हैं नजल कैविटी में, उनका इन्फ्लामेशन हो सकता है अगर हमने सेप्टिक टेक्निक अगर यूज़ ना की हो तो ये था राइल्स ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर आरटी के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रॉयल नर्सिंग क्लासेज। थैंक यू। और अब जो है डेली नए नए वीडियो आएंगे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जो भी नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू। जय हिंद।